बाइनोमियल। ठीक है, एक बार सिनॉप्सिस को गो थ्रू करो जरा। स्टार्टिंग में क्या है अपना बाइनोमियल एक्सपेंशन सारा का सारा। ठीक है, देन इसका अगला पॉइंट है जनरल टर्म। ठीक है, देन अगला पॉइंट है इसका मिडल टर्म, देन टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, देन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, आगे ये जो रिलेशन लिख रखे हैं राइट सी के अंदर। ठीक है, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के रिलेशन होते हैं। इसके दो तीन टाइप्स होती हैं, ये टाइप हम यहाँ पे लिखने रखी हैं, टाइप को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड हर एक टाइप के अंदर किस तरीके से जनरेट करना होता है हमें, राइट, अप्रोच क्या होती है। ठीक है, तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जो सीरीज है ना बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, देन इन केस अगर कोई भी पर्टिकुलर और हो सकता है पावर में एक्स प्लस वाई की, तो तब उसको एक्सपेंड कैसे करना है, ये वो चीज आ जाएगी। ठीक है, एंड इसी को यूज करके अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं, ये वो चीज आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। करें, शुरू करें। ठीक है, एक आधी चीज है जो इसके अंदर कवर नहीं है, वो लास्ट में हम देखेंगे। ठीक है, अगेन इसको एक दो दिन ही लगेगा, 2 दिन लगेगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हमारी जो बाइनोमियल थ्योरम है राइट, दैट इज एक्स प्लस वाई की पावर एन, दैट इज एन सी जीरो, एक्स की पावर एन, वाई की पावर जीरो। फर्स्ट की हाईएस्ट पावर से शुरू होगा, सेकंड टर्म की लोएस्ट पावर से शुरू होगा। अब जिसकी हाईएस्ट पावर है वो एक एक कम होती रहेगी, जिसकी लोएस्ट पावर है वो एक एक बढ़ती रहेगी। ठीक है, एन सी जीरो, आगे एन सी वन, एक्स की पावर एन माइनस वन, वाई की पावर वन, एन सी टू, एक्स की पावर एन माइनस टू, वाई की पावर टू, एन सी थ्री, एक्स की पावर एन माइनस थ्री, वाई की पावर थ्री, एंड सो ऑन टिल एन सी आर, एक्स की पावर एन माइनस सॉरी एक्स सी, अच्छा आर ले लो, वाई की पावर आर, एन सो ऑन टिल एन सी एन, एक्स की पावर एन माइनस एन तो जीरो हो जाएगा, वाई की पावर एन, ये लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है, एन सी जीरो, इधर n माइनस जीरो एंड इधर जीरो। देखो ये वन है तो माइनस वन वन, टू है माइनस टू टू, थ्री है माइनस थ्री थ्री, एंड सोन जा रहा है। तो मतलब जो भी इधर आएगा वही इधर आएगा, वही इधर आएगा, राइट। इसलिए इधर आ रहा है तो इधर आ रहा है, तो इधर आ रहा है, ये चीज, ये क्लियर है। ठीक है, तो जनरल टर्म इसकी क्या चली जाएगी, एन सी आर। ठीक है, एक्स की पावर एन माइनस आर, वाई की पावर आर, ये जनरल टर्म चलिए। इसके अंदर इसका समीशन हो रहा है ना, एंड समीशन में आर की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, देखो आर की वैल्यू जा रही है जीरो से लेके वन टू थ्री टिल एन तक, तो जीरो से लेके एन तक जा रही है। तो एक्स प्लस वाई की पावर एन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये क्लियर हुआ, कंफर्टेबल। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म एक्सपेंशन की, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, एंड सो ऑन टिल लास्ट टर्म, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। ठीक है, अच्छा क्विकली, पास्कल ट्रायंगल 1 1 1। ठीक है, अब पास्कल ट्रायंगल का रूल क्या होता है कि एक्सट्रीम कॉर्नर्स को हमेशा क्या रखना है हमें, 1 1, एंड अंदर जो आएगा एलिमेंट वो अपर वाले दोनों का क्या होगा, एडिशन, तो 2। एक्सट्रीम कॉर्नर 1 1, इधर 3 3, इधर 1 1, 4 6 4, 1 1 5 10 10 5 1, एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये समझे पास्कल ट्रायंगल, राइट। अब ये जो पास्कल ट्रायंगल है, ठीक है, ये क्या बताता है हमें, ये x प्लस वाई की पावर n के कोफिशिएंट्स बताता है। ठीक है, x प्लस वाई की पावर n के कोफिशिएंट्स का मतलब ये है कि देखो ये जो सेकंड है, ये x प्लस वाई की पावर वन, ये x प्लस वाई की पावर टू, थ्री, फोर, फाइव, एंड फोर, इस तरीके से चलता है। ठीक है, इनके कोफिशिएंट्स की बात करता है। ठीक, अब ये क्या हो क्या रहा है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना, ये हो क्या रहा है। ठीक है, किस तरीके से कैसे पता चलेगा किसका क्या कोफिशिएंट आएगा। ठीक है, जैसे x प्लस वाई की पावर टू के अंदर टोटल 3 टर्म आती है, एक एक्स स्क्वायर की, एक्स वाई की, एक वाई स्क्वायर की। तो कैसे पता चलेगा कि भैया ये कोफिशिएंट ये किसका है, ये वाला किसका है, ये वाला किसका है। तो इसके अंदर रूल क्या होता है कि जो फर्स्ट टर्म है उसकी हाईएस्ट पावर से शुरू करना है, सेकंड की कोरस्पॉन्डिंगली लोएस्ट पावर से शुरू करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, हाईएस्ट पावर एक्स की पावर टू, फिर एक्स की पावर
1, फिर x की पावर 0, एक एक कम करना है। कोरस्पॉन्डिंगली दूसरे का एक एक बढ़ाना है, तो y की पावर 0, y की पावर 1, y की पावर 2। अब इनके जो कोफिशिएंट्स आएंगे वो ये आएंगे, तो दैट इज 1 2 1, एडिशन कर दो, तो ये इसका एक्सपेंशन आ गया। तो पास्कल ट्रायंगल क्या करता है, कोफिशिएंट्स को बताता है, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्डर में बताता है कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो जैसे यही है, ये मान लो कि स्टैंडर्ड एक्सपेंशन नहीं है, राइट। हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का क्यूब, दैट्स इट। पावर 4 का भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, राइट। तो ये वो चीज को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो पावर 5 का क्या आएगा, एक्स की पावर 5, वाई की पावर 0, एक्स की पावर 4, वाई की पावर 1, एक्स की पावर 3, वाई की पावर 2, एक्स की पावर 2, वाई की पावर 3, एक्स की पावर 1, वाई की पावर 4 एंड वाई की पावर 5। इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो होंगे ये 1 5 10 10 5 1। इनका एडिशन कर दो, वेडर वेडर कहा, ये वाई स्क्वायर है, बिल्कुल ठीक है ना। ये हमारा एक्सपेंशन है। तो पास्कल ट्रायंगल क्या करता है, राइट, इनको एक्सपेंड करने में, एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर एक्सपेंड करने में उनके कोफिशिएंट्स जो आएंगे वो ढूंढने में हेल्प करता है, राइट। बट इसका पंगा ये है कि अगर मान लो मेरे को ये चाहिए था, तो ये कैसे मिला, अपर वाले दोनों को ऐड करके, 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 राइट, ये मिला। इसी तरीके से मिला। इसका मतलब है अगर मेरे को पावर 10 तक जाना है, एक्स प्लस वाई के पास 10 के क्वेश्चन ढूंढने हैं, तो पहले मेरे को 9 के पता होने चाहिए, जिनको ऐड करके मैं 10 तक जाऊंगा। 9 के लिए मेरे को 8 के पता होना चाहिए, तो मेरे को पूरा का पूरा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा तब तक, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका एक ड्रॉबैक है। हाँ, लेकिन अगर पावर 3 4 5 6 तक जाना है तो क्विकली हम इससे ढूंढ सकते हैं, क्विकली ढूंढ सकते हैं। लेकिन अब इसी का एक सोल्यूशन क्या है कि इसी पास्कल ट्रायंगल को हमने कन्वर्ट किया सी की फॉर्म में। तो ये एक्चुअली में जो लिख रखा है, ये लिख रखा है 0C0 1C0 1C1 2C0 2C1 2C2 3C0 3C1 3C2 3C3 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4 एंड सो। ठीक है, तो जैसे यही था, तो पावर 5 के कोफिशिएंट्स हैं, तो इधर क्या आएगा, पावर 5 के कोफिशिएंट्स क्या आएंगे हमारे 5C। ये बेसिकली क्या लिख रहे हैं, सी की फॉर्म में 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5। ये एक्चुअली में ये लिख रहे हैं, ये वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब अगर हमें एक पर्टिकुलर पावर वाले के कोफिशिएंट चाहिए, अब उसके पिछले वाले पता होने जरूरी नहीं, राइट। तो अगर मान लो मेरे को x प्लस वाई की पावर 8 ही निकालना है, तो उसके कोफिशिएंट्स क्या आ जाएंगे, 8C0 8C1 8C2 एंड 4 टिल 8C8। और टर्म्स क्या आएंगी, x की हाईएस्ट, फर्स्ट वाली जो टर्म है इसके हाईएस्ट पावर से शुरू करना, दैट इज x की पावर 8, x की पावर 7, x की पावर 6 एंड 4 टिल x की पावर 0, y की पावर 0, y की पावर 1, y की पावर 2 एंड सो टिल y की पावर 8। तो ये आ गई बाइनोमियल एक्सपेंशन, बात खत्म। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं, बेसिकली एक्सपेंशन है, x प्लस y की पावर 8 की एक्सपेंशन। टू टर्म्स है इसलिए बाइनोमियल। ये क्लियर हुआ? पक्का? अब सोचो, इसी तरीके से सोचो, जब मैं n तक जाऊंगा, जब मैं n तक जाऊंगा तो कोफिशिएंट्स क्या आएंगे, nc0 nc1 nc2 nc3 सो टिल nCn। तो ये देखो क्या लिख रखा है, nc0 nc1 nc2 nc3 सो टिल लास्ट में nCn। और इनके कोफिशिएंट्स क्या आएंगे, जो इसकी फर्स्ट टर्म है उसके हाईएस्ट पावर से शुरू होगा, एक एक करके कम होता रहेगा, लास्ट में जाके 0, और कॉरेस्पॉन्डिंगली सेकेंड टर्म की पावर 0 से शुरू होगा, एक एक करके बढ़ता रहेगा एंड सो टिल y की पावर n तक पहुंच जाएगा। क्लियर हुआ बाइनोमियल एक्सपेंशन? अभी ये सीरीज जो लिख रखी है, ये समझ में आ रही है अभी क्या लिख रखा है? श्योर? अभी रिलेट कर पा रहे हो? पक्का? यस, एनसीआर, एनसीआर की वैल्यू तो n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये वही वाला सी है, सी वही है, सी अलग नहीं है। जैसे अब यही है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 5C2 10 आएगा, तो कैसे आएगा 5C2 10? तो 5C2 क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। तो ये इसके साथ कटा, तो 5 बार आया 4 फैक्टोरियल, 4 बार आया तो 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कटा, 2 2 पे 5 टू द 10। ठीक है ना, ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि 5 फैक्टोरियल से 5 बार आया,
बेसिकली 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into so on till n, ये n फैक्टोरियल होता है ना, राइट। ये n माइनस वन, अब 1 से लेके n माइनस वन तक का प्रोडक्ट को मैं क्या बोलूंगा, n माइनस वन फैक्टोरियल। तो n into n माइनस वन फैक्टोरियल, दैट इज n फैक्टोरियल। ये आ गया ना। तो n फैक्टोरियल के अंदर से अगर मैंने n बाहर लिया तो क्या बचेगा, बाकी बचेगा n माइनस वन फैक्टोरियल। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट कि यहाँ पे 5 फैक्टोरियल में से 5 बाहर लिया तो क्या बचेगा, 4 फैक्टोरियल, फिर 4 बाहर लिया तो बचेगा 3 फैक्टोरियल, वो 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल कटा तो बचा 5 into 4, और ये 2 2 कटा तो 5 to the 10 अपने आप ये आ गई। तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज आई है पास्कल, मतलब अगर मेरे को सी की फॉर्म को एक्चुअली पास्कल ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है तो हर एक की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और वैल्यू निकालने का तरीका ये क्लियर है, पक्का ऑनलाइन क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो जरा। तो जो बिल्कुल फर्स्ट एक्सपेंशन लिख रखी है हमने बायनोमियल की सिनॉप्सिस के अंदर, वो ये लिख रखी है x plus y की पावर n। ये समझे अभी, पक्का? ठीक है, आगे ऑब्जर्वेशंस में देखो क्या लिख रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स, पहली बात क्या है, n+1। अब यार इधर देखो जरा, अगर ये कोफिशिएंट्स है यहीं से पता चल जाएगा, राइट। इन जनरल कोफिशिएंट हमारा क्या जा रहा है, NC0 NC1 NC2 NC3 सोल्डर NCn। भैया 0 से शुरू हो रहा है, देखो 1 से शुरू होकर अगर n तक जाता तो n टर्म्स होती है, अगर 0 से शुरू होकर जा रहा तो n+1। अब इधर देखो, जो मैं इधर से पहले बता रहा था, पावर 3 है, पावर 3 है, लेकिन टर्म्स कितनी आ रही है, 4। पावर 4 है लेकिन टर्म्स कितनी आ रही है, 5। पावर 2 है, टर्म्स आ रही है 3। तो हमेशा +1 नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, ठीक है ना। तो अगर पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, n+1। ये चीज क्लियर हुआ, श्योर, पक्का। लेकिन इसमें एक पंगा होता है, किसी चीज के कारण एक पंगा क्रिएट होता है जब ये मैच नहीं होता है, ठीक है। ध्यान से देखो जरा, इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब ये देखो, तो जो सेकेंड पोजीशन वाला है उसके लिए यहाँ पे 1 यूज हो रहा है, ये समझे। थर्ड पोजीशन वाले के यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, 2। फोर्थ पोजीशन वाले के यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, 3। तो बेसिकली जिसके अंदर यहाँ पे जो भी चीज यूज हो रही है उसके +1 पोजीशन होगी। तो अगर यहाँ पे 3 यूज हो रहा है तो उसकी पोजीशन क्या होगी, 3+1। जिसके यहाँ पे 2 है तो उसकी पोजीशन क्या होगी, 2+1। तो अगर जिसके यहाँ पे r यूज हो रहा है तो उसकी पोजीशन क्या होगी, r+। तो कहने का मतलब यह है भैया, NCR x की पावर n माइनस r, y की पावर r, ये भैया rth टर्म नहीं है, ये r+1th टर्म है। तो ये आएगा t r+1। तो बाइनोमियल के अंदर हम कभी भी rth टर्म नहीं निकालेंगे इन जनरल, जैसे AP के अंदर होता है ना nth, GP के अंदर होता है nth, HP के अंदर nth होता है, इसके अंदर r+1 rth टर्म नहीं निकालेंगे, r+1th टर्म निकालेंगे, क्योंकि वो इधर, अब देखो अगर इधर r रखना है, इन दोनों के अंदर 1 का डिफरेंस होना चाहिए ना। तो अगर इधर r रखना है तो इधर r-1 n माइनस r-1 और y की पावर r-, कुछ ज्यादा गंदा हो जाए। तो इस चीज की जो टर्म की रिप्रेजेंटेशन है, राइट, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इधर करते हैं कि ये नहीं भैया, हम rth टर्म नहीं निकाले, हम r+1th टर्म निकाले। तो अब ध्यान से देखो, किसी भी एक्सपेंशन के अंदर अगर मान लो जैसे 2x + 1/x² माइनस ले, ठीक है, कि पावर लेट से है 57, तो टोटल टर्म्स कितनी आएंगी, 58। अब रेंडमली वो बोला कि 37 से टर्म निकालो, तो मेरे को क्या निकालना, t 37 टर्म बोल रहा वो निकालने, तो t 37 निकालना ना, लेकिन लिखेंगे उसको क्या, t 36+1, r+1 की फॉर्म में। देखो यहाँ पे पोजीशन क्या है उसकी, r+1 थी, rth पोजीशन नहीं है ये, ये वाली, ये लास्ट टर्म है ना, r n+1th टर्म है इसकी पोजीशन, इसकी nth नहीं है, n+1th, ठीक है ना। दोबारा सुनो प्लीज, ध्यान, मैंने क्या बोला, इस वाली चीज की पोजीशन क्या है, r+1, हाँ है ना। अब r को जब मैं 0 पुट करूंगा तो इधर भी 0 पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म। r को 0 पुट करके ये क्या बन जाएगा, t1, यानी कि फर्स्ट टर्म बन जाएगा। खुद देखो, जैसे 0 पुट किया, NC0 x की पावर n, y की पावर 0, फर्स्ट टर्म आ गया।
तो जो आर की वैल्यू पुट करूंगा और वो r+1 जो वैल्यू बन के आएगा वो उसकी पोजीशन है। तो ये r+1 पोजीशन है। तो अगर मेरे को कोई भी पर्टिकुलर टर्म ढूंढनी है तो मेरे को उसको इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, +1 वाली फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसलिए अगर मेरे को T37 ढूंढना, पोजीशन 37 पोजीशन वाली टर्म ही ढूंढनी है भाई, राइट। लेकिन उसको रीड करने का तरीका क्या हो जाएगा, 36+1, क्योंकि T37 के लिए हमारे लिए r क्या जाएगा, 36, r36 जाएगा। तो क्या बन जाएगा, n दैट इज 57, c देखो NCR, तो n तो आ गया 57, CR क्या जा रहा है 36। अब फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म की पावर n-r, तो फर्स्ट टर्म इज 2x, तो 2x की पावर क्या जाएगा n-r, n-r मतलब 57 माइनस 36 दैट इज 21। एंड सेकंड टर्म क्या जाएगी -1/x²। याद रखना नेगेटिव जो है वो बीच में लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में उस नेगेटिव वाले इसको ऐसे लिखना ना अपने को, 2x प्लस -1/x², तो तब जाके ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म जाएगा। हाँ, तो सेकंड टर्म क्या जाएगा अपना -1/x² की पावर r क्या है 36, ये जाएगा भैया इसका। क्यों नहीं यार, ये डिपेंड करता है कि जैसे अब ये देख -1 के बाद 36 हो रहा है, बच्चा तो पॉजिटिव ही इसकी देख, सेकंड कौन सी टर्म पॉजिटिव है नेगेटिव, उसकी पावर क्या जा रहा है, और जा रहा है इवन जा रहा है, राइट, और जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा भैया नेगेटिव बाहर आएगा ही नहीं आएगा। हम इन जनरल नहीं लगा सकते, और हो सकता है इसके अंदर भी नेगेटिव हो, और फिर इन दोनों का नेगेटिव का कॉम्बिनेशन क्या जा रहा है, और जा रहा है इवन जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा भैया नेगेटिव बाहर आएगा नहीं आएगा। इन जनरल लगा सकते हैं। ये समझ में आया पोजीशन का, राइट। अब आ जाओ फर्स्ट पॉइंट, अगेन क्या बोल रहा है वो, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज n+1, ये क्लियर है, श्योर, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, यस सर, ठीक है। अच्छा आगे, सम ऑफ द इंडाइसेस मतलब पावर ऑफ x एंड y इन ईच टर्म इज n। ध्यान से देखो इधर, अगर एक पर्टिकुलर टर्म की मतलब जो फर्स्ट टर्म है उसकी अगर पावर एक एक कम होता जा रहा है तो दूसरे वाले की पावर बढ़ता भी जा रहा है, एक एक बढ़ता भी जा रहा है, राइट। तो हर एक टर्म के अंदर ध्यान से देखो x एंड y की पावर का सम करो जरा, क्या जा रहा है, वो n जा रहा है। इन जनरल ये रहा अपना, तो इन जनरल तो यही है, जनरल टर्म से सारी की सारी पर्टिकुलर टर्म्स आएंगी ना, तो पावर का एडिशन करो, तो इसका और इसका एडिशन करोगे तो आर आर कट के क्या बचेगा, तो ये चीज बोला। इसीलिए हर एक टर्म की डिग्री क्या होती है इसके अंदर, जो x+y की पावर n है वही nth डिग्री हर एक टर्म के अंदर चलेगी, मतलब x एंड y की पावर का सम हमेशा वही n होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। ये क्लियर हुआ, पक्का, ठीक। थर्ड पॉइंट देखो जरा, द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स NC0 NC1 एंड सो ऑन, ठीक है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड आर इक्वल, ठीक है। अच्छा अब इधर देखो जरा, पास्कल ट्रायंगल, भैया ये सिमेट्रिक नहीं लग रहा इधर से, राइट। अब इसका मतलब ये है, और एट द एंड ये क्या है, NC0 NC1 NC2 सो NCN, तो मतलब जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है NC0 और लास्ट वाला NCN ये बराबर होंगे, क्योंकि दोनों 1 1 है, राइट। इसका एक अगला चले जाओ NC1 और इसका एक पीछे आ जाओ NCN-1, ये हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। तो इधर से आरएच आगे जाओ, इधर से आरएच पीछे आओ, वो हमेशा बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो कैसे, बेसिकली इस पॉइंट के साथ ना ये लिख लेगा कि NCR NCN-1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जीरो पुट करो जरा, क्या चला जाएगा, NC0 एंड NCN, आर तो जीरो हो गया, NCN ये बराबर होगा, तो यही तो था हमारा, देखो NC0 एंड NCN ये दोनों बराबर होंगे। अब इससे एक आगे जाओ NC1, इससे एक पीछे आओ NCN-1, ये बराबर होंगे, राइट। तो ये चीज हमेशा बराबर है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, राइट। अब इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है अगर, तो एक्सपेंड कर लो, देखो ये चीज क्या जाएगी n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज n माइनस r फैक्टोरियल, इधर क्या जाएगा n फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल,
एंड दिस माइनस दिस करो, तो n माइनस n माइनस r, तो n माइनस n कट के तो क्या बचेगा r, तो क्या आ जाएगा r स्क्वायर। तो ध्यान से देखो ये दोनों बराबर है, तो दैट इज वाई हमारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स जो होते हैं ये सिमेट्रिक होते हैं। ये समझ में आया पक्का? अच्छा अब ये एक चीज देखो, देखो x प्लस वाई की पावर 4 एंड y प्लस x की पावर 4, इन दोनों के बीच में फर्क क्या है? ठीक है, बेसिकली क्या किया मैंने, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म को इंटरचेंज कर दिया, तो जाके मेरे एक्सपेंशन में फर्क क्या आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, इसका क्या आएगा 4c0 4c1 4c2, तो 14641 ऐसा आ जाएगा कोफिशिएंट एक्सपेंड करके। अगर मैं अपना 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4 की वैल्यू देखूं तो वैल्यू में क्या आ जाएगा 14641, ये था पास्कल ट्रायंगल, राइट? तो क्या आ जाएगा 14641, एंड इधर क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म दैट इज x, x की पावर 4 y की पावर 0, x की पावर 3 y की पावर 1, x की पावर 2 y की पावर 2, x की पावर 1 y की पावर 3 एंड x की पावर 0 y की पावर 4, एडिशन 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 एडिशन। ठीक है, ये बन गया एंड इधर से ये बन गया, तो ये आ गया, राइट? अच्छा अब इसको करके देखते हैं। अब फर्स्ट टर्म यहाँ पे y एक्ट करेगा, क्या आ जाएगा 14641, क्या आ जाएगा इधर y की पावर 4, x की पावर 0, y की पावर 3, x की पावर 1, y की पावर 2, x की पावर 2, y की पावर 1, x की पावर 3 एंड y की पावर 4, सॉरी y की पावर 0, x की पावर 4, ये वन हटा दो। अब ध्यान से देखो ये चीज, इसकी जो एक्चुअली में सेकंड टर्म है वो इसकी क्या है सेकंड लास्ट टर्म, मतलब पूरा का पूरा क्या हुआ फ्लिप हो गया, पूरा का पूरा फ्लिप हो गया। ठीक है ना, तो जब पूरा बेसिकली अगर फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म को मैं इंटरचेंज कर दूंगा तो मेरी पूरी की पूरी बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या हो जाएगी फ्लिप हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो स्टार्टिंग में सेकंड टर्म होगी वो इसके अंदर सेकंड लास्ट टर्म बन जाएगी, जो इसके अंदर सेकंड लास्ट टर्म है वो इसके अंदर क्या बन जाएगी सेकंड टर्म। तो पूरी की पूरी टर्म की सीक्वेंस जो है वो सारी की सारी सीक्वेंस क्या हो जाएगी फ्लिप हो जाएगी पोजीशंस में, और कुछ नहीं, एक्सपेंड होके वही आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर जो सेकंड टर्म की है, सेकंड टर्म जो है वो इसके अंदर सेकंड लास्ट टर्म चली, पोजीशन फर्क पड़ गया, सेकंड टर्म सेकंड लास्ट पूरा का पूरा ऐसे फ्लिप हो गया ना। हाँ अब ये सोच, मान ले तेरे को ये चीज है, इसके अंदर बोल रहा है वो 19th टर्म फ्रॉम द एंड निकालो, तो मैं क्या करूंगा इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा, बिगिनिंग से 19 टर्म निकाल दूंगा, 319 निकाल दूंगा। हमारे पास पीछे से निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है ना इसका, पीछे से 19 टर्म निकालनी, पीछे से 58 टर्म निकालनी, पीछे से कोई भी टर्म पर्टिकुलर पोजीशन वाली टर्म निकालो, इसका कोई फॉर्मूला नहीं। तो हम क्या करेंगे उसको फ्लिप कर देंगे। फ्लिप कैसे करेंगे इंटरचेंज कर, हाँ 19 बोला था। तो कोई भी ले ले यार, कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई भी पोजीशन की बोल। लेकिन वो अब ये जो हम करते हैं, ये जो हमारे फॉर्मूला है ये आर एच आर प्लस वन एच पोजिशन देता है, बट फ्रॉम द बिगिनिंग और फ्रॉम द एंड, बिगिनिंग, ये फ्रॉम एंड से नहीं देता, ये समझ, राइट? तो इसकी एक्सपेंशन में अगर वो बोल रहा है कि 20th टर्म फ्रॉम द एंड निकालो, तो मेरे पास ये वाला जो फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के लिए है ये बिगिनिंग से है भाई, ये एंड से नहीं है। तो इसको बिगिनिंग से लगाने के लिए इसके मतलब 20th टर्म फ्रॉम द एंड जो है उसके ऊपर ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने इसको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को इंटरचेंज कर दिया, तो पूरी की पूरी सीरीज इंटरचेंज हो जाएगी। तो जो पीछे से 20th टर्म मैंने निकाली थी अब वो कहां से निकालेंगे आगे से, तो उसके लिए ये फॉर्मूला चल लेगा, समझा ना? तो यहाँ पे इसका अगेन थियरी तुम्हें कभी नहीं ये बताएगा कि ये कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, वो हमें खुद सोचना पड़ेगा। तो ये था इम्प्लीमेंटेशन इसका, कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है। हाँ लेकिन होगा इंटरचेंज, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इंटरचेंज करने के बाद पूरा पूरा फ्लिप हो जाएगा, ये फैक्ट है। अभी कहाँ कहाँ लग सकता है ये क्वेश्चन के पास, वो भी निकल सकता है। बेसिकली एक और मेथड होता है इसका, लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स जाता है, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स जाता है। वो क्या कि कोई भी सीक्वेंस लो, मान लो 1 2 3 4 5 6 7, एक 7 टर्म्स है या लाइन में 7 बंदे खड़े,
ठीक है। अब स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, तो जो बंदा फिफ्थ पोजीशन पे है स्टार्टिंग से या थर्ड पोजीशन पे है एंड से, तो उसकी स्टार्टिंग से पोजीशन क्या हो जाएगी, फिफ्थ। तो बेसिकली किसी भी टर्म की स्टार्टिंग से पोजीशन एंड एंड से पोजीशन, इन दोनों का सम क्या होगा, देखो 5 + 3 क्या होगा, 8 + 1, मतलब तो पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग प्लस पोजीशन फ्रॉम एंड, इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा, टोटल टर्म्स +1। ये हमेशा टोटल टर्म्स +1 होगा, नहीं टोटल टर्म्स इसके अंदर n+1 है, तो n+1 +1 जाएगा। बाइनोमियल के अंदर टोटल टर्म्स कितने हैं बाइनोमियल के अंदर, तो n प्लस, इसलिए मैंने टीटी लिखा है टोटल, मैं इधर n नहीं लिखा, रीजन है इसका, क्योंकि एपी के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है, n, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n+, इसलिए यहाँ पे टोटल टर्म्स हमेशा लिखेंगे, फॉर्मूला के अंदर n नहीं कभी लिखेंगे। लेकिन हाँ, ये किसी भी सीक्वेंस के लिए वैलिड है, एपीओ जीपीओ एचपीओ, क्योंकि ये उस चीज पे काम नहीं कर रहा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो जब मान लो हम लाइन में लगे, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम मी, राइट, लेट्स से हर्षिता को अपनी पोजीशन देखनी है, तो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अपनी पोजीशन कैसे देखता है, वो देखता है कि उसके आगे कितने लगे हैं +1 उसकी खुद की पोजीशन, यही होता है, उसके आगे लगे हैं 3 और +1 उसकी खुद की पोजीशन। तो अगर इसको अपनी पोजीशन देखनी है तो वो देखेगा मेरे पहले कितने लगे हैं, यानी कि इन सबको एक एक बार काउंट कर लिया, और +1 इसकी खुद की पोजीशन। अब जब ये पीछे से देखेगा तो ये देखेगा मेरे पीछे कितने लगे हैं, प्लस इसकी खुद की पोजीशन। तो एक्चुअली में इस चक्कर में क्या हुआ, इसके पहले वाले जो लगे उनको एक एक बार काउंट कर लिया, इसके पीछे जो लगे उनको एक एक बार काउंट कर लिया, लेकिन खुद को इसने 2 बार काउंट कर लिया, राइट। तो इसलिए टोटल टर्म्स तो आएंगे आएंगे, लेकिन खुद को 2 बार काउंट करने के लिए +1 आ जाएगा। तो दैट इज वाई किसी भी टर्म की पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड, टोटल टर्म्स +1 के साथ, ये समझा। तो अगर मेरे को इसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी है, 58, पावर 57 है ना, तो n+1 टर्म्स होगी, 58 टर्म्स होगी। अब ये 58 टर्म्स के अंदर मेरे को पीछे से 28 टर्म ढूंढनी है, तो मैं इधर फॉर्मूला में पुट कर दूंगा, क्या कि एंड से पोजीशन कितनी है, 28, शुरू से नहीं पता मेरे को अभी तक क्या है, तो दैट वुड बी 58, टोटल टर्म 58 + 1। अब यहां से मैं निकालूंगा कि स्टार्टिंग से उस टर्म की पोजीशन क्या हो जाएगी, वो क्या आ जाएगी, 59 - 20, दैट इज 39। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग, अब मैं इसी के अंदर क्या करूंगा, स्टार्टिंग से 39 की पोजीशन ढूंढ लूंगा। देखो 2 तरीके हैं, या तो फ्लिप कर लो, तो पीछे से 28 ढूंढने के बजाय मैं आगे से 28 ढूंढ लूंगा, या तो ये एक तरीका है, लेकिन उसके लिए पहले फ्लिप करना पड़ेगा। और अगर मेरे को 20 जो टर्म ढूंढने जो पीछे से 20th पोजीशन पे है, उसकी आगे से मैं उसकी पोजीशन ढूंढूंगा, क्लियर हुआ। फिर उस पोजीशन के अकॉर्डिंगली मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा, ये टी आर का फॉर्मूला, क्लियर हुआ। पहली बात तो मैडम जी, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे बढ़ेंगे, मैथ्स है, बात समझो। नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, नंबर ऑफ टर्म्स उतनी है, मैंने नंबर ऑफ टर्म्स चेंज की क्या, पहली बात तो ये बताओ, x + y की पावर n के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स को भी चेंज कर सकती हैं, 1 + 1 ही रहेंगी, वो नहीं चेंज कर सकती। तो इसलिए +1 काउंट किया ना हमने, उसके लिए +1 काउंट किया ना हमने। अगेन समझो, उसके पहले जितने थे उसने सबको काउंट कर लिया, उसके बाद जितने थे सबको कर लिया, खुद को उसने 2 बार किया, तो सारे के सारे एक एक बार तो हो गए, लेकिन खुद को उसने 2 बार करने के लिए +1 हमने डाल दिया, तो टोटल टर्म्स +1 हमने डाल दिया, बिल्कुल मेरे लिए, और ये कभी चेंज नहीं करेगा, टर्म टू टर्म के ऊपर चेंज नहीं करेगा। ये क्लियर हुआ, श्योर, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. ठीक है। चलो अब आगे देखो जरा, ठीक है। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर इक्वल, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड दे आर इक्वल, ठीक है, एंड दैट इज ड्यू टू दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उसके साथ वो वाले पॉइंट के साथ ये तुम्हें लिखना पड़ेगा कि एनसीआर इज इक्वल टू एनसी n - r, ये वो चीज बोलता, ठीक है। एक और पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है बाइनोमियल की, ध्यान से देखना जरा, बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्यों ना, सी बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मतलब होता है ये चीज, ये जो है ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं, है ना, एग्जैक्टली। अब ये कहीं पर भी लग सकती है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सी जहां जहां पे आएगा और सी की प्रॉपर्टी साथ हो जाएंगी, वो तो है ही है।
देखो ये जो हमने पास्कल ट्रायंगल बनाया था 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 एंड 4 ये बनाया था। अब इसी को हमने कन्वर्ट किया था 0 C 0 1 C 0 1 C 1 2 C 0 2 C 1 2 C 2 3 C 0 3 C 1 3 C 2 3 C 3 4 C 0 4 C 1 4 C 2 4 C 3 4 C 4 एंड so on। और ध्यान से देखो हमने ये बोला था कि इन दोनों का सम जाएगा ये, हाँ है ना। तो बेसिकली वो इधर भी जाएगा कि इन दोनों का सम जो होगा वो जाएगा ये, यानी कि 3 C 1 प्लस 3 C 2 दैट वुड बी 4 C 2, हाँ है ना। तो इसको जनरलाइज करना, राइट। तो सबसे पहले देखो इधर इधर दोनों में सेम है, लेकिन इधर +1 हो गया, तो इधर अगर n है तो इधर क्या आ जाएगा n+1। इधर r है, इधर r+1, तो इधर भी r+1। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। ये मैंने क्यों पास्कल ट्रायंगल के थ्रू बनाई है, ताकि तुम ये खुद भी डिराइव कर सकते हो या बना सकते हो, ठीक है ना। ऑन द स्पॉट क्लिक करने के लिए ना याद रहे तो क्लिक यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल के थ्रू क्लिक कर सकते हो। क्या NCR प्लस NCR+1 दैट इज इक्वल टू n+1C। ये क्लियर हुआ? NCR प्लस NCR+1 दैट इज इक्वल टू n+1CR+1, ठीक है ना। ये यहां से अगर इसको मैं n लेके जा रहा हूँ x+y⁴n, तो अगर ये क्या आ जाएगा x+y⁴n+1 वाला क्वेश्चन है। तो इधर n है, इधर n है, तो इधर क्या आएगा n+1, तो इधर n है, इधर n है, तो इधर n+1 आएगा। अब पोजीशन वाइज ये जो आएगा ये उसका अगला वाला होगा, तो एक आ रहा है तो अगला r+1 होगा। अब इन दोनों का सम जो आएगा, जो बड़े वाला है वो नीचे आएगा, r+1 ही इधर का डी होगा। मतलब हमने ये बोला था ना अभी कि इन दोनों का सम जो है वो इसके बराबर होगा, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। तो जो बड़े वाला वही इधर आ रहा है ना, ध्यान से देखो वही सेम चीज नीचे जा रही है ना, ऑब्जर्वेशन करो, ठीक है ना। तो ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी होती है, NCR प्लस NCR+1 दैट इज इक्वल टू n+1CR+1, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो इन्होंने ये एग्जांपल लिख रखी है, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। देखो 18 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 3 इंटू 18 इंटू 7 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 6 प्लस 6 इंटू 243 इंटू 2 15 इंटू 81 इंटू 4 20 इंटू 27 इंटू 8 15 इंटू 9 इंटू 16 6 इंटू 3 इंटू 32 एंड 64, ठीक है। अब ध्यान से देखो नीचे टर्म्स कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो हाँ हाँ, तो x+y⁴ के ऊपर ये जा सकता है, ठीक है। और अब ध्यान से देखना जरा, ये वैसे भी ये चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, इधर 1 है तो क्या आ जाएगा 6C0, ये आ जाएगा 6C1, ये 6C2, ये 6C3, ये फिर से 6C4, ये फिर से 6C5 एंड 1 के कारण इसका रूप लिख सकता हूँ 6C6। एक चीज यहाँ पे ये थी कि ये और ये सेम है, सिमेट्रिक है ना। तो यहाँ से एक छोटी सी हिंट मिलता है कि भैया ये सी वाली टर्म्स हो सकती हैं, और वो थी ये 15 ये 15 एंड ये बीच में आ गए सिमेट्रिक थी टर्म्स, और बाइनोमियल कोएफिशिएंट सिमेट्रिक होते हैं, राइट। अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा नीचे क्या जा रहा है, पावर इधर 243 का होता है 3 की पावर 5, ये 2 की पावर 1 आ गया, ये 3 की पावर, ये 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 2 की पावर 5 एंड ये 2 की पावर 6। देखो हर एक टर्म के अंदर 3 एंड 2 का कॉम्बिनेशन आ रहा है और दोनों की पावर का सम क्या है 6। तो क्लियरली नीचे जो जा रहा है वो क्या जा रहा है 3 + 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6, ये जा रहा है, ये क्लियर है। तो कुछ फालतू का मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना, ये ऑलरेडी देखा गया ऐसा टाइप का क्वेश्चन, काफी बार देखा गया है। तो ऐसे ये वाली चीज जो है
काफी बार नहीं, शायद एक दो बार ही देखा गया, बट बच्चे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करने की कोशिश करते हैं। नहीं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ और दे रखा फाइव की पास क्लियरली। ठीक है, अब न्यूमरेटर देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये 3ab दिख रहा है, 3ab, हाँ है ना, साथ में क्या होता है ए प्लस, तो 27 को लिख सकता हूँ 18 प्लस 7, तो आ गया ए प्लस बी, तो क्या जाएगा ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी कितना जा रहा है 25, तो 25 का क्यूब, तो न्यूमरेटर गया मेरा बेसिकली 5 की पावर 2 की पावर 3, तो 5 की पावर 6, तो न्यूमरेटर गया 5 की पावर 6, डिनोमिनेटर जा रहा है 5 की पावर 6, तो एक्चुअली में क्या आ रहा है ये 1, क्लियर हुआ, वही उधर लिख रखा है, द वैल्यू ऑफ दिस इज 1, ये क्लियर हुआ, अप्रोच करने का तरीका पता चला, ऑनलाइन क्लियर है। यस सर। Yes, sir. अच्छा आगे जनरल टर्म, ये क्लियर है, जनरल टर्म और r प्लस वन है टर्म, ठीक है ना, तो क्या जाएगा वो टी आर प्लस वन, दैट इज एनसीआर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर, ये क्लियर है ना, अभी बताया था। अब इसका एक इंप्लीमेंटेशन देखिएगा, वो क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन, तो 9 की पावर 1 बाय 4 प्लस 8 की पावर 1 बाय 6 की पावर 1000, ये हो रहा है। अच्छा इसको मैं 3 की पावर 1 बाय 2 लिख सकता हूं, एंड इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 1 बाय की बात हो गई। अब मैं क्या करूंगा, इसकी जनरल टर्म लिखूंगा, इसकी जनरल टर्म आ जाएगी 1000 सी आर, फर्स्ट टर्म दैट इज 3 की पावर 1 बाय 2 की पावर 1000 माइनस आर, एंड सेकंड टर्म 2 की पावर 1 बाय 2 की पावर आर। अब ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस, एनसीआर, ये तो नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग होता है, तो ये कभी फ्रैक्शन वगैरह कुछ हो सकता है, ये हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर आए, नंबर ऑफ वेज इज ऑलवेज इंटीजर, ये कभी नेगेटिव भी नहीं जा सकता, 2/3 ऐसा भी नहीं आ सकता, और कुछ सोचो तीन में से दो चीजों को चूज करने का तरीका होगा, तो नंबर ऑफ वेज हमेशा क्या होगा, इंटीजर ही होगा ना, 1.5 नंबर ऑफ वेज तो हो नहीं सकते, डेसिमल में तो हो नहीं सकते, फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता, इरेशनल हो नहीं सकता, तो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, राइट, ये वो चीज है। अब हमें देखना कि ओवरऑल अगर इरेशनैलिटी नहीं आनी चाहिए, इरेशनैलिटी कौन सी टर्म्स के कारण आ रही है, वो आ रही है इन दोनों टर्म्स के कारण, किसके कारण, ये नीचे वाले 2 के कारण, तो ये बन गया हमारा 3 की पावर 1000 माइनस आर बाय 2 एंड 2 की पावर आर बाय 2, तो वी हैव टू मेक श्योर कि भैया न्यूमरेटर में ये जो चीज आ रही है ये इवन होनी चाहिए, तभी जाके 2 से कटेगा, और आर अगर इवन है तो इवन माइनस इवन करोगे तभी जाके इवन आएगा, 2 से कट जाएगा, और आर भी इवन होना चाहिए तभी जाके वो 2 से कटेगा, तो बेसिकली आर इवन वैल्यूज जो पॉसिबल है इस पर्टिकुलर एक्सपेंशन के लिए, वो सारी की सारी टर्म्स जो यहाँ पे पुट करके आएंगी, आर की वैल्यू पुट करके जो टर्म्स आए वो सारी की सारी क्या होगी, रैशनल, तो आर की इवन वाली वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है। अब मेरे को ये बताओ, इसकी पावर के अंदर, मतलब इसके एक्सपेंशन के अंदर आर की वैल्यू कहां से शुरू होगी, से लेके कहां तक जाएगी, तो कितनी टर्म्स आई 500 टर्म, अगर तो 2 से लेके 1000 होता तो 500 टर्म्स आती, अब 0 के कारण प्लस, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी गई 500 प्लस, देख ऐसा देख 2 4 6 8 एंड 4 टिल 1000 तक जा रहा है। अब मेरे को टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है, सबसे बेस्ट तरीका पता क्या होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखने का, कि इनको किसी तरीके 1 2 3 4 में मैं कन्वर्ट करूं, ताकि फिर देखूं 1 से लेके कहां तक जा रहा है, मैंने 2 कॉमन ले लिया, 1 2 3 4 4 टिल 500, तो कितनी टर्म्स होगी 500, तो अगर इसका अगला वाला देखूं, आर की वैल्यू इवन होनी चाहिए थी ना, तो 0 2 4 6 एंड सो ऑन, तो 2 से लेके देखूंगा कितने टर्म्स आएंगी 500, और ये वाले के लिए 500 प्लस 1 हो जाएगा ना, ठीक है ना, पक्का, तो आगे लिख रखा है इसके अंदर नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इज 501, क्लियर हुआ, श्योर, नेक्स्ट मिडल टर्म, ठीक है, ये चीज ध्यान से देखो,
देखो ठीक है, छोटा सा ही कंसेप्ट है, इसको जनरलाइज करना है, तो इसलिए n की फॉर्म तक लेके जाना है। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई की पावर n के अंदर अगर n इवन है या n ऑड है, दो केसेस बनेंगे। अब टोटल टर्म्स कितनी जाएंगी? n प्लस वन, तो n प्लस वन इवन प्लस वन क्या हो जाएगा? ऑड। एंड इधर टोटल टर्म्स कितनी जाएंगी? ऑड प्लस वन इवन। मैं n की बात नहीं कर रहा, अभी मैं टोटल टर्म्स की बात कर रहा हूं। तो टोटल टर्म्स कितनी आ रही है यहाँ पे? 6 एग्जांपल लेके चल लिया जनरलाइज करने के लिए, इधर 7। ठीक, अब क्लियरली इसके अंदर जब और टर्म्स है इवन इवन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और बीच में एक टर्म बचेगी, सिंगल मिडल टर्म आएगी, ये समझे? राइट। एंड इधर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और फर्स्ट वाले ग्रुप की लास्ट टर्म, सेकंड वाले ग्रुप की फर्स्ट टर्म, ये दोनों की होंगी टू मिडल टर्म। इस केस में दो मिडल टर्म आएंगे। तो अगर टोटल टर्म इवन है या पावर n ऑड है तो मिडल टर्म्स कितनी आएंगी? अगर n इवन है यानी कि टोटल टर्म्स ऑड है तो मिडल टर्म कितनी आएंगी? 1। ये समझे? ये टोटल टर्म ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो जरा, इसके लिए n होगा 6, तभी टोटल टर्म्स कितनी होंगी? अब मिडल टर्म की पोजीशन क्या होगी? 4। ये समझे? मिडल टर्म की पोजीशन क्या होगी? 4। अब मेरे को ये बताओ, टोटल टर्म से बोल लो या n से बोल लो, फर्क नहीं पड़ता, मेरे को 7 से 4 तक जाना है या 6 से 4 तक जाना है। तो +1 डिवाइडेड बाय 2, +1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये जाएगा मिडल टर्म में। तो अगर ये n है, ये n प्लस 1 है, तो इसके अंदर +1 करो, फिर डिवाइडेड बाय 2 करो, तो वही आ जाएगा। तो दैट इज n प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज n बाय 2 प्लस 1। तो t n बाय 2 प्लस 1 ये जो होगी, दिस विल एक्ट एज द मिडल टर्म इफ n इज इवन, इफ n इज इवन। तो एक जैसे एग्जांपल ये वाला केस ले लो ना, x प्लस वाई की पावर 6 के अंदर इधर n को 6 पुट करो, तो 6 बाय 2 प्लस 1, 3 बाय 2 6, सॉरी 6 बाय 2 3, 3 प्लस 1 छिट्टे मारो 6 बाय 2 प्लस 1, तो T4 जो होगी वो मिडल टर्म है, और आ रही है T4 मिडल टर्म में, परफेक्टली आ रही है। क्लियर हुआ ये? श्योर? पक्का? ठीक है, यस, लास्ट टर्म बेसिकली। टोटल टर्म भी n प्लस 1 है, तो लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म बेसिकली टोटल टर्म प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं, तो उससे हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? सिंगल मिडल टर्म का पोजीशन मिलेगा, और वही वाली पोजीशन वाली टर्म ढूंढ रहे हैं। राइट। अच्छा, एक और चीज, अब ये वाली पोजीशन ढूंढनी, टर्म ढूंढनी है, तो इसके अंदर ये क्या एक्ट करेगा? r, क्योंकि r प्लस 1 वाली फॉर्म में ऑलरेडी है। राइट, तो क्या जाएगा ये? NCR, r क्या है? फर्स्ट टर्म क्या जाएगी? x, x की पावर n माइनस r यानी कि n माइनस n बाय 2, y की पावर, तो ये आ गया। मतलब अगर सिंगल मिडल टर्म है तो फर्स्ट टर्म की जो पावर होगा और जो सेकंड टर्म की पावर होगा वो क्या होगा? ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन है। क्लियर हुआ? अब इसके अंदर देखो जरा, कितनी मिडल टर्म है? 2। अब मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि इसके अंदर भी एक्स एंड वाई की पावर सेम हो, इसके अंदर भी एक्स एंड वाई की पावर सेम हो। क्या होगा? अब देखते हैं, ध्यान से देखो, इसके अंदर n क्या है? 5, n प्लस 1, टोटल टर्म्स 6। अब फर्स्ट मिडल टर्म पे जाना है, इसी का हाफ, दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है ना, तो पहले ग्रुप का हाफ, मतलब हाफ कर दो, तो एक ग्रुप का सही आ जाएगा, और उस ग्रुप का जो लास्ट टर्म होगी वही इसकी फर्स्ट मिडल टर्म होगी, तो डिवाइड बाय 2 कर दो, तो
मिडल टर्म फर्स्ट वाली, उसकी पोजीशन क्या होगी, n+1/2। अच्छा, अब अगली मिडल टर्म क्या होगी, इसके अंदर +1 कर दो, तो दैट इज n+1/2, यानी कि Tn+1/2, ये टोटल बाय 2 है, ये फर्स्ट मिडल टर्म, Tn+1/2 +1, ये क्या होगी, सेकंड। अब यार जो सेकंड मिडल टर्म है इसके अंदर तो r दिखाई दे रहा है क्लियरली 1 के साथ जो लगा हुआ है, इसके अंदर 1 अलग से दिखाई नहीं दे रहा, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर -1 +1, तो ये r एक्ट करेगा इसका, तो क्या आ जाएगा T+1। अब इधर क्या आएगा, एलसीएम लेके 2 इधर, तो n+1 - 2, तो n-1/2, तो ये, तो फर्स्ट मिडल टर्म के लिए r एक्ट करेगा n-1/2, सेकंड मिडल टर्म के लिए r क्या एक्ट करेगा, n+1/2। ये क्लियर हुआ, श्योर। तो Tn-1/2 +1 क्या आ जाएगा, NCr, r क्या है, फर्स्ट टर्म x की पावर n-r, तो n- ये करूंगा तो 2 इधर 2n, तो 2n - n, n +1/, तो बेसिकली आ जाएगा n+1/2। n सेकंड टर्म y की पावर में क्या जाएगा, r, दैट इज n-1/2। तो ये आएगी मेरी फर्स्ट मिडल टर्म। अब देखो ध्यान से, दोनों की पावर में 1 का फर्क है, सेम नहीं, ठीक है। अब अगला देखो, Tn+1/2 +1, ठीक है, Tn/2 +1, n+1/2 +1, ये वाला, तो क्या आ जाएगा, अब ये r एक्ट करेगा, तो NCr, दैट इज n+1/2 फर्स्ट टर्म, दैट इज x की पावर n माइनस दिस, अब ये माइनस करना है, अब ये आएगा, तो क्या आ जाएगा, 2n - n, दैट इज n-1, तो n-1/2, एंड सेकंड टर्म y की पावर क्या आएगा, r। अब ध्यान से देखो, जो फर्स्ट टर्म के अंदर जो फर्स्ट मिडल टर्म है उसके अंदर जो x की पावर है वो अगले में y की पावर है, जो इसके अंदर y की पावर है वो x की पावर है, तो x एंड y की पावर इंटरचेंज हो रही है, दोनों मिडल टर्म के अंदर x एंड y की पावर क्या हो रही है, इंटरचेंज। ये क्लियर हुआ, मैडम जी n5 ये देखो लिख रखा है, n+1 है 6, टोटल टर्म्स है 6, n5 चल रहा है, n और चल रहा है, ये क्लियर हुआ, यही बात चीज लिख रखी है, ठीक है। वहां पे भी ध्यान से देखो क्या लिख रखा है मिडल टर्म के अंदर, द मिडल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x + y की पावर n इज r। आगे फर्स्ट पॉइंट देखो, इफ n इज इवन देयर इज ओनली वन मिडल टर्म, देखो n इवन है, देयर इज ओनली वन मिडल टर्म, ठीक है। और कौन सी टर्म लिख रखी है, n+2/2, n+2/2 का मतलब क्या है, n/2 + 1, और r के एक्ट कर रहा है n/2, तो देखो क्या लिख रखा है, NC n/2, x की पावर n/2, y की पावर n/2, तो ये आ गया, राइट। अगला पॉइंट, इफ n इज ओड देयर एग्जिस्ट टू मिडल टर्म्स, कौन सी, Tn+1/2 एंड Tn+1/2 + 1, Tn+1/2 +1 - 1 तो बाद में किया था, सेकेंड Tn/2 n+1/2 + 1, ये, और ये दोनों उसकी वैल्यू है। क्लियर हुआ, श्योर, ऑनलाइन क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir.